और भाई क्या हाल है? बढ़िया। तो कल हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था, मैटर के बारे में डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी भी पार्टिकल में डिसॉल्व करते हैं, मतलब लिक्विड में, जैसे पानी का ग्लास है उसमें अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो वो सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्पेसिस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? और मैंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया था, और आगे जाके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि एटम एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किससे बने होंगे, मतलब जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होंगे, सारे एटम से। जितना भी मैटर है वो किससे बना होगा? एटम से। अब मेरे पास मान लो जैसे कि ये एक वुडन पीस है, ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे ऐसे छोटे छोटे एटम्स नजर आएंगे। यही बात है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे, और उनको हमने एटम का नाम दे दिया। आपने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कल एक बात और पढ़ी होगी। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में यह बात जरूर लिखी थी कि एटम्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, जो एटम्स हैं, ठीक है, वो इनडिविजिबल है। वो क्या है? इनडिविजिबल। वो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल। जो कि मैंने कहा था कि आगे जाके मैं प्रूव करूंगा कि वो डिविजिबल है। मतलब इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि जो एटम है ये एक छोटी से छोटी यूनिट है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो ये वैसे डिटेल में आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बता देता हूँ कि एटम के स्ट्रक्चर डिविजिबल एक्चुअली में होता है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन नहीं होता, लेकिन डेल्टन के बाद कुछ डिस्कवरीज ऐसी हुई, जैसे कि जे थॉमसन का मॉडल हमारा हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, ये आगे पढ़ोगे आप, नील बोहर का। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो एटम है ये डिविजिबल है। एटम क्या है? डिविजिबल। अब वो डिविजिबल है, अब वो डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो डिवाइड हो सकता है, और अगर वो डिवाइड हो सकता है तो उसका अपना स्ट्रक्चर भी होगा, उसका अपना स्ट्रक्चर भी होगा। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करके आया, वो लास्ट में हमारा नील बोहर का ही स्ट्रक्चर था। लास्ट में हमारे पास नील बोहर का, तीन साइंटिस्ट थे हमारे पास, जे थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोहर। नील बोहर, तीन बंदे थे। इन तीनों ने अपना अपना मॉडल दिया, लेकिन जो हमारा अभी तक हमने इस बुक के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग, हमारा नील बोहर जो है वो सबसे एडवांस है। के एल एम एन, ये चीजें सुनी तो होंगी। मैं एक्चुअली आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, अदरवाइज नहीं तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवा देता, ज्यादा आसान हो जाता। तो के एल एम और एन, चार शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। मतलब ये सबसे एटम के बीच में ये एटम है। इस एटम को हम यहाँ पे मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, देख लो, ठीक है। इस एटम को यहाँ पे मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, और मैग्नीफाई करके हमें यह पता चला कि इसके सबसे सेंटर में, इसके सबसे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन के शेल होते हैं, के एल एम और एन। मैक्सिमम के में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूं मैं। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के नॉन कॉन्टिन्यूअस सेल्स हैं, शेल्स हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर से है, लेकिन इसके बिना आने वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके,
तो ये हमारे पास इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इनर ये पॉजिटिवली चार्ज है। देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। नेगेटिवली चार्ज वालों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। इन बात को याद रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में यहां पे अरेंज होते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं। मार्कर नहीं है क्या? आज मार्कर नहीं है, कोई नहीं। समझ में आ गया? मिटा दूं? तो ये मेरे पास आ गया। अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि भाई ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। KLMN के ये जो शेल है, इनर मोस्ट को हम K बोलते हैं, आउटर मोस्ट को हम N बोलते हैं। और एटम डिविजिबल होते हैं, एक्चुअली में डिविजिबल होते हैं। काफी समय तक जो है वो डेल्टन की जो थ्योरी है वो हमारी प्रचलित रही और एक्सेप्टेबल भी रही, लेकिन कुछ समय के बाद हिस्ट्री के अंदर ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं रही और इसके आगे ड्रॉबैक्स निकलने शुरू हो गए। तो अब हमारे पास आता है कि ये जो हमने इनर स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा, इनर स्ट्रक्चर हमने एटम का क्यों पढ़ा, ये आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई वी स्टडी द इनर स्ट्रक्चर। तो इनर स्ट्रक्चर पढ़ने का सबसे पहला जो कारण हमारे पास था कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। एटम्स कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, H2 का मतलब क्या होता है? H और H। इसका मतलब ये है कि एक H का एटम दूसरे H के एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। बात समझ में आई? एक H का एटम दूसरे H के एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, इतनी बात। तो इसका मतलब ये है कि H और H यहां पे कंबाइन है। तो एटम्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। बात को समझना। ये कंबाइन करते क्यों हैं? वाई। अब मैंने ये पढ़ा क्यों रहा हूं? वाई, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस को देखते हो डेली लाइफ में? दूध से दही बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस। अब ये होती क्यों है? क्योंकि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप कभी भी केमिकल रिएक्शन की गूगल करके डेफिनेशन पढ़ना तो उसमें एक वर्ड जरूर लिखा होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। वैसे तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की मदद से केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शंस किसकी वजह से होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से। और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब एटम्स कंबाइन करते हैं। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि उसको केमिकल रिएक्शन करनी पड़े। इतनी ये लिंक आपको थोड़ा समझ में आया? गुड। अब एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि एटम्स कंबाइन करते कैसे हैं। ये मार्कर तो ये ठीक है फिर भी। अब हमने ये समझना है कि एटम्स कंबाइन करते कैसे हैं। व्हाई एटम्स कंबाइन। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, कभी भी दो चीजें कंबाइन होती हैं। मेरा और आपका जो रिलेशन है वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, हम आपस में कंबाइन है। हमारे बीच में एक बॉन्ड भी है। हम यही कहते हैं ना कि हमारा और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब हमारा और आपका रिलेशन काफी अच्छा है। तो ये हमारे पास बॉन्ड की बात होगी, ठीक है। तो हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
एटम्स के बीच में भी बॉन्ड होना चाहिए। अब आपका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कहने को बहुत अच्छा है, कहते हैं ना हम हमारा पेरेंट्स के साथ, हमारा हमारे भाई बहनों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हम आपस में अच्छे से कंबाइन होके अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो वैसे ही एटम्स भी कंबाइन होते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी हम बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। अब ये बॉन्ड दो तरीके का होता है, बॉन्ड दो तरीके का होता है। कौन सा? आयोनिक और कोवेलेंट। आयोनिक और कोवेलेंट। ओके। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस समझो। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या है, अब मैंने सपोज करो आपके अकाउंट, नहीं दो ही हैं अभी फिलहाल, इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट। तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। हाँ ये भी होता है, लेकिन ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, हमें अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है पहले। ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं, आई एग्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, लेकिन हमने अभी इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आयनिक के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ चीज ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं आपको कोई चीज ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने आपको कुछ चीज ट्रांसफर, जैसे मैंने आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपये डलवा दिए, तो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। अब उस 10,000 रुपये के ऊपर से मेरा राइट खत्म हो गया, आपका राइट आ गया। ओके। उस 10,000 रुपये से मेरा राइट खत्म हो गया और वो आपके अकाउंट में आ गया, आप उसको जहां मर्जी यूज करो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। तो ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर करना, ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर करना। तो जब एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो, ट्रांसफरिंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जब एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे सपोज करो 10,000 रुपये मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया और आप कहो कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये है कि आपके पास अभी 10,000 रुपये नहीं है, आपने मेरे से उधार मांगे, मैंने आपको दे दिए, लेकिन जब आपके पास होंगे तब वो आप मुझे वापस कर दोगे। तो इसको कहते हैं शेयरिंग। अब मेरे पास जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, कल को आप आके बोलोगे सर हमने भी एक बार क्लास लेनी है यहाँ पे, तो मैं अगर उस चीज़ को अलाउ करता हूँ तो आप इस बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग कर ली, भाई सर ने हमारे साथ ये शेयर किया। मैं मान लो यहाँ पे कुछ मंगाता हूँ खाने के पीने के लिए, क्या जैसे आपका फेवरेट क्या है खाने में? क्या? पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा मंगाता हूँ, मैं अकेला नहीं खाता, मैं आप सबके बीच में भी बांट देता हूँ। ओके। तो मैंने जब आप सबके बीच में ये सारी चीज़ें बांट दी तो उसको मैं क्या बोलूँगा? शेयरिंग बोलूँगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड बन गया, शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बनेगा। इसमें कोई डाउट? तो अब हम पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या।
देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इतना तो हमें पता लग गया शेयरिंग से बनता है। अब शेयरिंग कैसे होती है वो हमने देखना है। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे हाइड्रोजन का, H2 का। सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्या होगा, आपको पता है एटम कैसे बनाते हैं हम? बीच में एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके अराउंड हमारे पास शेल्स प्रेजेंट होते हैं, KLMN। ओके, यही होता है। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी के लिए याद रख लेना, डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगा कि क्यों एक ही होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होता है, तो हम एक ही शेल ड्रॉ करेंगे। तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है मेरे पास जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले के पास कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। ये अब ये भी क्यों है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पता चलेगा। लेकिन अब इन दोनों के पास एक एक है, तो इन दोनों को अपना 2 करना है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको अगर जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, ये कहां जाएगा? नहीं, मेरी बात सुनो, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे दे दिया, सपोज करो ट्रांसफर ही कर दिया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसके तो पूरे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको कमी। जैसे सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा है और मुझे जरूरत है उस चीज की, तुम वो 10,000 रुपये मुझसे ले लेते हो उधार मांग के, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको मैंने दे दिया तो ये कहां जाएगा बेचारा, दूसरे वाला? तो इसके लिए ये हम इनको क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों भरपूर इस्तेमाल उठाएंगे और साथ में बना लेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, H2। H2 बन जाएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि H2 की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए। इसको कॉपी में नोट भी कर लेना। कर लो कर लो कर लो। तो ये हमारे पास वैसे हाइड्रोजन का, ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया आपको। आगे जाके अभी हम और भी डिस्कस करेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी आते हैं इसमें, CO2, NH3। हो गया। अब हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में मुझे इतना पता है कि ऑक्सीजन के इनर मोस्ट के अंदर 2 होते हैं और L के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब KL में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी, वो मुझे पता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि तुम्हारा स्कूल का सिलेबस इस हिसाब से चल रहा है, तो मैं इसको इस हिसाब से चला रहा हूँ। अदरवाइज नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर पहले हुआ होता तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता और तुम्हें भी अच्छे से समझ में आ पाता कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। तो K इनर मोस्ट सेल होता है, L उसका आउटर मोस्ट सेल होता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। L इसके बाहर वाला होता है, इसमें कितने प्रेजेंट है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 प्रेजेंट है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए इसको रिक्वायर्ड कितने हैं? इसको रिक्वायर्ड कितने हैं? 8 पूरे करने हैं इसको स्टेबल होने के लिए। मैंने आपको जब चार्ट बनाया था अभी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था 2 8 18 32। तो ये इसको 8 चाहिए पूरे कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। लेकिन इसके पास है ऑलरेडी कितने? 6। लेकिन दूसरा एटम मैं देखूं इसका, मैं O2 की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल।
1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 और 6, ओके 2 और 6। तो अब मुझे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से लेके इसको 8 पूरे कर देता हूं, इधर देखो इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं आउटर मोस्ट में। अब इसको 8 पूरे करने, ये तो आपने 8 पूरे कर लेगा, लेकिन इसके पास 4 रह जाएंगे, तो 4 इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो इनके पास कमी है ये शेयर कर लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे, उनका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग हो जाएगी। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है हमारी हो जाएगी, और दोनों के पास काउंट कर लो 8 8 हो जाएंगे। सॉरी, इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, तो ये हाँ, अब दोनों के पास देख लो 8 8 है अपने पास, ठीक है, और ये 4 ये कॉमन यूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयर। अब जैसे इंडिया है, आपने न्यूज़पेपर्स में कई बार पढ़ा होगा, इंडिया काफी कंट्रीज के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करता है, ठीक है ना। तो वो रिसोर्सेज जो ये शेयर करता है, तो वो उन पे दोनों का राइट होता है, उन पे दोनों कंट्रीज का राइट होता है जिसके साथ वो रिसोर्सेज अपने शेयर कर रहा है, आपको पता ही है। अब नाइट्रोजन का एक एग्जांपल लेते हैं N2 का। नाइट्रोजन के अंदर आपको मैं बता दूं Kl में 2 और 5 होते हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नाइट्रोजन में इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, तो इसमें चाहिए इसको 8, चाहिए इसको 8, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 3 की। तो इधर इसको कितने चाहिए, इसको कितने चाहिए, अगेन दूसरे नाइट्रोजन को भी N और N कितने चाहिए कंबाइन होने के लिए, 3 चाहिए। तो इसके पास टोटल 5 है, इसके पास भी 5 है, अगर ये 3 ले लेगा तो इसके पास तो 2 बच जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। एक, 2, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे आपस में, मतलब 3 उसके। तो ये यहाँ पे N और N के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक लाइन लगी होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन लगी होगी तो डबल बॉन्ड, और 3 लगी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और इसका मतलब ये आपस में 3 शेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लो।